ये एक नया मॉक टेस्ट है और इस मॉक टेस्ट में आपको ये पता चलेगा कि आपका जो प्रिपरेशन अब तक हुआ है, चाहे वो ड्यू LLB हो या फिर BHU LLB हो, इनके एंट्रेंस के रिगार्डिंग आपके जो है वो कैसा प्रिपरेशन है। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो लगातार पिछले 20 वर्षों से ये कॉमन क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इन लॉ एग्जामों में। और हमने इन्हीं को मेंशन किया है कि आप अगर इनको आप देखेंगे जो ये क्वेश्चंस है, तो ये क्वेश्चंस में आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलने वाला है इस वीडियो में। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मीन्स क्या होता है? तो कॉर्पोरेट मीन्स होता है समर्थन करना। पहले तो आप इनका मतलब समझ लें। और ऑप्शंस ए जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट, ऑप्शंस बी कंफर्म, ऑप्शन सी डिसक्रेडिट और ऑप्शंस डी जो है वो डिसिमिलर है। अब आप इससे मैंने आपको इसका मतलब मीनिंग बता दिया। ये 2003 ड्यू LLB में क्वेश्चन पूछा गया है पहले, और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ड्यू LLB को बहुत पसंद है और ड्यू LLB एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शंस बी। ऑप्शंस बी जो है वो इनका करेक्ट आंसर है, कंफर्म। कंफर्म इनका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप जो है इस टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, अभी जो है आपके पास यही टाइम है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। इससे जब आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जब आपके सामने जब कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आप उसमें जो है एक तरीके का जो है वो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत ही हायर होगा, और जब हायर होगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, इन लॉ ए मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी डेड इफ ही इज नॉट हियर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर। एक आदमी को लॉ के अकॉर्डिंग कब मान लिया जाता है कि वो नहीं रहा, वो खत्म हो गया है? ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आप देखें कि BHU में भी आया है, BHU में फिर पूछा गया यही क्वेश्चंस को, BHU में फिर पूछा गया इस क्वेश्चंस को, ड्यू LLB में भी देखें तो फिर पूछा गया, ड्यू LLB में 3 में भी 2003 में भी पूछा गया, फिर जो है 2006 में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार ये क्वेश्चंस को इसके आसपास ही क्वेश्चंस को इसको घुमाया जाता है। और इस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन लगभग आते हैं, हर एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो जैसे भी आए लेकिन आ ही जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो सही करेक्ट आंसर है, पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है आपको ही पता चल गया होगा। इनका जो करेक्ट आंसर है वो है बी 7 ईयर। बी 7 ईयर। अगर वो 7 साल तक ये पता नहीं चलता कि वो 7 ईयर तक नहीं पता चलता तो उनको प्रिज्यूम कर लिया जाता कि वो बंदा जो है वो जिंदा नहीं है, वो डेड का लॉ के अकॉर्डिंग वो खत्म हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्ली बार्गेनिंग क्या है, या प्ली बार्गेनिंग इंडिया में अलाउ है या नहीं है। इसका जो मीनिंग है प्ली बार्गेनिंग का वो मैं आपको अगले क्वेश्चंस में बताऊंगा, लेकिन आप इसको पहले समझ लें कि ये क्या है। इंडिया में ऑप्शंस इनके ए हैं कि ये परमिसेबल है, ऑप्शंस बी है इलीगल है इंडिया में, और ऑप्शन सी है कि ये मैंडेटरी है। ऑप्शंस डी को अगर देखें तो अलाउड सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ द कोर्ट, ये क्लैट में पूछा गया है, 2008 में पूछा गया है। और ऐसे ही क्वेश्चंस ड्यू LLB जो है आमतौर पे जो है ये फॉलो करता है ऐसे क्वेश्चंस को, और ऐसे क्वेश्चन वो देते हैं। तो आइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑप्शंस डी। इनको जो है अलाउड सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ द कोर्ट, ये करेक्ट आंसर है। और ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार आपके सामने आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो लीगल प्रिंसिपल है। लीगल प्रिंसिपल जो आते हैं वो 1-2 ही आते हैं, ड्यू LLB में ज़्यादा नहीं आते, 1-2 आते हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो 1-2 आ रहा है क्या आप उसको डिकोड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्या आप उसको डिकोड कर, बिल्कुल इजी आता है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना होगा, उसके बाद आप क्लियर कर पाएंगे। तो इसका जो लीगल प्रिंसिपल है
देखे क्या कह रहा है कि एंटीसिपेटरी बेल कुड बी ग्रांटेड टू एनी पर्सन हु एप्रीहेंड अरेस्ट फॉर ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। सही है। फैक्ट अब क्या कह रहा है, पब्लिश ए डेफेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट द स्टेट मिनिस्टर इन ए लोकल डेली, पुलिस रजिस्टर ए केस ऑफ डिफेमेशन, ए लाइबल डिफेंस अगेंस्ट एक्स, ही फाइल एन एप्लीकेशन इन द सुप्रीम कोर्ट आस्किंग फॉर एंटीसिपेटरी बेल। तो देखें इनका ऑप्शंस आप देख लीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है हिज एप्लीकेशन शेल बी रिजेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट for want of jurisdictions. His application shall be rejected due to limited circulation of the newspaper. His application shall be entertained by the court as it involved denial of personal liability of X. His application shall be returned as a non-maintainable BH maintainable. अब आप देखें जब एंटीसिपेटरी बेल के बारे में आप पढ़ें कि एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिलती है, कहां से मिलती है, कब मिलती है, एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है, और जो इनका जो लीगल प्रिंसिपल का आंसर है ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आखिर इसका लीगल प्रिंसिपल जो इनका जो आंसर है वो क्या है। क्या एक्स के पास राइट्स है, क्या एक्स का जो एंटीसिपेटरी बेल है वो एंटरटेन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट में उसके पास राइट है कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो ये कर सके। तो नेक्स्ट आ जाइए, आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन जिसका आंसर आप खुद बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 के ए डॉक्यूमेंट इशू बाय कोर्ट कॉलिंग अपॉन द पर्सन टू हुम इट्स डायरेक्टेड टू अटेंड बिफोर द जज इज कॉल्ड। एक डॉक्यूमेंट कोर्ट से जारी किया जाता है और सामने वाले को कहा जाता है जिसके नाम से वो डॉक्यूमेंट जारी हुआ है कि भैया कोर्ट में हाजिर हो जा। तो अगर वो कोर्ट में भैया हाजिर होता है तो आप देखिए भाई ये देखेंगे कि कोर्ट में हाजिर क्या कॉल होगा, बिलीफ होगा, बॉन्ड होगा या ए सम्मन होगा। तो कोर्ट जो भी नोटिस हम जिसको कहते हैं, जो नोटिस जारी करता है किसी के नाम से, वो आमतौर पे सम्मन कहा जाता है, वो सम्मन है। देखो ये DULLB में 2 बार पूछे गए लगातार, 2 DULLB 2014 में पूछे गए और DULLB 2015 में भी ये पूछे गए। ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार आपको देखने को मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पर्सन मेकिंग एन एफिडेविट इज कॉल्ड। जब एक बंदा एफिडेविट देता है तो आपने कभी ध्यान से नहीं देखा होगा, जब आप कहीं एफिडेविट जमा करवाते हैं तो क्या उसके ऊपर जो है ना आपके साइन वाला बॉक्स साइन करना होता है। 2 जगह जो है ना एफिडेविट पे साइन करना होता है, तो साइन करना होता है। आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा और आप अभी अगर सोचे तो आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए है डिफेंडेंट, ऑप्शन बी है डेपोनेंट, ऑप्शन सी है एप्लीकेशंस और ऑप्शन डी है विटनेस। तो इनका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो करेक्ट आंसर जो है इनका आप देखेंगे तो इनका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी डेपोनेंट। और इनका साइन डेपोनेट ही लिखा होता है उस पर और डेपोनेट का साइन मांगते हैं उस पर। तो ये है एफिडेविट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे क्या है। अब एक कमेटी आ गई है, ऐसे बहुत सारी कमेटी के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म कमेटी के बारे में पूछे जा सकते हैं आपसे, स्कूल रिफॉर्म कमेटी के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं, जुडिशियल जो है जुडिशियल डिले हैं इनके बारे में कौन सी कमेटी बनी है, जो अंडर ट्रायल है उनके बारे में कौन सी कमेटी है। ये सारी कमेटी, कुछ कमेटी जो है वो आपको याद होनी चाहिए। आइए हम मालीमत कमेटी की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट डील विद, किसके साथ डील करता है, तो जुडिशियल डिले इन द इंडिया, क्रिमिनल जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सी स्टॉक मार्केट रिफॉर्म और डी रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्लैट में पूछा गया, BHU में पूछा गया है और ये DULLB में भी पूछा गया है। इसमें मेंशन नहीं किया हमने, लेकिन DULLB में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है बी, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, मलीमत। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या है।
Sometime an accused seek pardon from the court and offer to give evidence against all other involved in a crime. He is then called. आपने एक वैसे में सुना होगा कि ये जो है ना क्या बन गया, सरकारी गवाह बन गया। ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए कि भैया वो जो है ना सरकारी गवाह बन गया। अब तो जो है तो जो सरकारी गवाह बन जाता है, तो ये सरकारी गवाह की ही बात कर रहे हैं। तो वो एक तरीके का क्या विटनेस होता है। तो आप कहेंगे हाँ विटनेस, लगता है कि विटनेस हो सकता है, बी क्लोन हो सकता है, सी अप्रूवर हो सकता है, डी प्लेंटिटिव हो सकता है। तो इनका जो करेक्ट आंसर है, देखें ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि बीएचयू में पूछा गया है, एलएट में पूछा गया है, बीएचयू में फिर पूछा गया है, ड्यू में भी पूछा गया है। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है, करेक्ट आंसर है सी अप्रूवर। वो कोर्ट के द्वारा अप्रूवर हो जाता है और उनको जो है मतलब लाइट पनिशमेंट दे करके उनको छोड़ दिया जाता है। और वो और भी जो उनके साथ जो कमीशन करते हैं, जो क्राइम करते हैं, उनको जो है इसमें क्या करते हैं कि उनको जो है इसमें उनके बारे में बता देते हैं और उनका एक तरीके से गवाह बन जाते हैं। इसके बाद जो कोर्ट की तरफ से होते हैं तो इनको जो है एक तरीके का लाइटली जो है पनिशमेंट दिया जाता है या फिर माफ भी कर दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। फिर से प्रिंसिपल आ गया है, लीगल प्रिंसिपल एक्जिस्टेंस ऑफ ऑल alleged fact is the relevant whether they occurred at the same time and place or at different time and place। आइए फैक्ट को देख लेते हैं। A citizen of England is accused of committing murder of B in India by taking part in the conspiracy held in England। तो ये कह रहा है कि भैया आप जो है इनके फैक्ट को देखें तो ये फैक्ट में वो कमिट मर्डर कहाँ कर रहा है। ए सिटीजन ऑफ इंग्लैंड इज एक्यूज कमिटिंग मर्डर ऑफ बी इन इंडिया। वो इंग्लैंड का था लेकिन उसने मर्डर कहाँ किया है, इंडिया में किया है। अगर रिलीवेंट में देखेंगे क्या है, रिलीवेंट क्या है, तो द फैक्ट दैट ए इज एक्यूज ऑफ कमीशन ऑफ द मर्डर एंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी आर रिलीवेंट फैक्ट। वो तो अब बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ओनली द फैक्ट दैट ए एक्यूज ऑफ कमिटिंग मर्डर ऑफ बी इज रिलीवेंट। सी कह रहा है ओनली द फैक्ट दैट ए एक्यूज ऑफ द कॉन्स्पिरेसी हेड इन इंग्लैंड इज रिलीवेंट। ए बीइंग सिटीजन ऑफ इंग्लैंड कैन नॉट बी ट्राइड इन इंडिया। तो अगर आप देखें तो भैया क्राइम अगर आप मान लो इस क्वेश्चंस में आपने जो क्राइम जो है ना अगर इंडिया से बाहर भी किया है तो आपको पनिश जो है वो इंडिया में भी किया जाएगा। ये है मेन इम्पोर्टेंट बात। तो मतलब अगर इंग्लैंड का बंदा है और वो लॉ ऑफ जो लॉ को अगर वो ये करता है, ब्रेक करता है तो पनिश किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्लेट में कई बार 2-3 बार पूछे गए हैं। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो आप देखें, द फैक्ट दैट ए इज एक्यूज ऑफ कमीशंस ऑफ द मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी आर द रिलेवेंट फैक्ट। तो इनका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए। फिर से मैं कह रहा हूं कि जो लीगल प्रिंसिपल होते हैं वो 1-2 ही आते हैं, लेकिन आपको लीगल प्रिंसिपल के बारे में आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, ताकि आपके सामने आते ही आपको पहले तो ये पता चल जाना चाहिए कि एक आंसर इनका जो है वो नेगेटिव में देना है या पॉजिटिव में देना है। जब ये बात आपको क्लियर हो जाएगी तो अच्छे से समझ में आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो वही देखिए, पीछे अभी हम कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। डेपोनेट मीन्स a person who make a statement under the oath, a person who sign an FIR, a person who file a plaint, a person who a default of the certain government dues। तो इनका जो करेक्ट आंसर है आपको पता ही होगा, आपने देख लिया होगा, आपके पीछे हमने आपको बता दिया डेपोनेट क्या होता है। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है अंडर द ओथ के साथ जो लेता है, तो ये है इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन जो अभी आपने देखा वो बीएचयू में पूछा गया है और भी कई सारे लॉ के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो मैंने पिछले 20 साल 2003 के बाद से हमने लगभग
कवर किया है कि भैया कौन सा कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में, और ड्यू का किस पे फोकस होता है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिस पे ड्यू फोकस करता है। क्योंकि ड्यू का आप पैटर्न देखें तो और लॉ एग्जाम्स के अकॉर्डिंग और लॉ एग्जाम्स के प्रेफरेंस में बिल्कुल ही डिफरेंस होता है। क्योंकि ड्यू जो है मतलब और में बहुत सारे लीगल प्रिंसिपल होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, लेकिन ड्यू अपने तरीके से एक नया पेपर बनाता है, नई तरीके से बनाता है, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस में बदलाव आते हैं। लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसा होता है कि कॉमन ही होता है, सिर्फ क्वेश्चंस का जो आइडियाज़ हो, थोड़ा सा जो उसका आइडियाज़ होता है उनको चेंज कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो कह रहा है एन अरेंजमेंट in which an accused plead guilty to a criminal prosecution and its turn to receive lighter sentence is called। अभी हमने लाइटर सेंटेंस की बात की थी, अगर आपको याद हो तो पिछले क्वेश्चंस में हमने लाइटर्स की बात की थी। और आइए तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। ऑप्शंस ए है आर्बिट्रेशन, ऑप्शंस बी है कॉन्सिलेशंस, ऑप्शन सी है प्ली बार्गेनिंग और ऑप्शन डी है मेडिएशन। क्या मेडिएशंस में उनको लाइटर सेंटेंस दी जाती है? आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेशन जैसे हो गया तो मामला ही खत्म हो जाता है कि भैया तू अपने घर, आर्बिट्रेशन कोई करवाने वाला होता है, मेडिएशन जो है वो बीच में, आर्बिट्रेशन मेडिएशन जो है वो हो गया तो फिर कोई पनिशमेंट की कोई यही नहीं होती। अब आ जाइए आगे, जो सी है प्ली बार्गेनिंग, इसी में क्या होता है कि लाइटर सजा दी जाती है, लाइटर सेंटेंस दी जाती है, लाइटर पनिशमेंट दी जाती है। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बीएचयू में पूछा गया है, बीएचयू में कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ए डाइंग डिक्लेरेशन इज द एडमिसेबल, ओनली ए क्रिमिनल इज प्रोसीडिंग। ऑप्शन ए कह रहा है वो ओनली इन अ सिविल प्रोसीडिंग, बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ओनली इन द क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो इनका जो है आप आंसर देखेंगे क्या हो सकता है। ये ड्यू एलएलबी 2016 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप जो है इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। और आप जो है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जब इसे सपोर्ट करेंगे मैं इस टाइप्स के जो है कोशिश करूंगा कि 300 कम से कम क्वेश्चंस लेके आऊं, ताकि आप जब ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही अप हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ है। तो आप जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, नया आपकी सपोर्ट की इस पर ज़रूरत है। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हमारे साथ हैं, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इस बार जो है वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ना नंबर आए उसमें और प्रॉब्लम ना हो, कहीं से भी कोई क्वेश्चंस नहीं छूटे, सारे क्वेश्चन डिकोड हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देखेंगे कि क्या है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द एंटीसिपेटरी बेल वर नॉट अवेलेबल अर्लियर। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल का कोई चक्कर ही नहीं है भाई? नहीं था मतलब अब तो हो गया होगा, लेकिन नहीं था। तो आप मोस्टली इसमें कंफ्यूज तो हो ही जाएंगे। मोस्टली को ये नहीं पता होगा कि इनका क्या है। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है बीएचयू में पूछे गए हैं। किसमें पूछे गए? बीएचयू में पूछे गए हैं और भी लॉ एंट्रेंस में पूछे गए हैं। मैंने जहाँ तक देखा है उसके बाद आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद जो है आप देखें तो ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी वेस्ट बंगाल। तो इनका जो करेक्ट आंसर है आप थोड़ा सा गैस कर लेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो इनका करेक्ट आंसर है आंसर सी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी मज़ेदार होने वाले हैं। लीगल प्रिंसिपल फिर से आ गया है। लीगल प्रिंसिपल वन हु असेट मस्ट प्रूव फैक्ट ए डिजायर ए कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी, सी and D shall be punished for a crime which A say B, C and D have committed। देखो भैया इसका
पहले लीगल प्रिंसिपल देख लो, तो कह रहा प्रूव होना चाहिए। क्या करना है? प्रूव करना है। फैक्ट क्या कह रहा है? फैक्ट कह रहा है कि भैया उसने जो किया है, एक बंदा है वो कह रहा है कि जो 3 बंदे हैं BCD, इनको पनिश किया जाए, इसने कमिट किया है क्या? एक क्राइम कमिट किया है, इसके लिए इसको पनिश किया जाए। तो इनके ऑप्शंस देख लो, बड़े मजेदार क्वेश्चंस हैं ये। और इनके ऑप्शंस देखो कि ए जो कह रहा है, ए मस्ट प्रूव दैट BCD वर प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ द टाइम। B must prove that BCD have committed crime. C, B, C and D must prove that they have not committed crime. Police must prove that B, C and D have committed crime. देखो ये क्लैट में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो ड्यू LLB के ही है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा जो है लीगल प्रिंसिपल को थोड़ा सा टेढ़ा किया है और ये इस तरह डाला है। तो आप देखें कि क्या कह रहा है। क्या कोई बंदा ये देख ले कि भैया जहाँ पे क्राइम हुआ था वहां पे 3 बंदे खड़े थे, तो क्या उसके लिए उसको सजा दिया जा सकता है? तो अगला देखें कि BC मस्ट प्रूव दैट हैव नॉट कमिटेड। तो क्या आपने बर्डन ऑफ प्रूफ वाला जो प्रिंसिपल है उनको नहीं देखा कि कोई भी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? प्रोसिक्यूशन पे होता है, एक्यूज्ड पे नहीं होता। एक्यूज पे मतलब लाइटली वैसा नहीं होता, मतलब इसको जो वो करना होता है, जो हमारा लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये कहा था भैया तुमने इल्ज़ाम लगाया है तो तुम ही प्रूव करो कि ये कैसे गलत है। और इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो सी वाला भी नहीं होगा। तो ए मस्ट प्रूव दैट बी एंड सी एंड डी हैव कमिटेड क्राइम। उसको प्रूव करना पड़ेगा कि भैया कमिटेड जो क्राइम जो हुआ है वो कमिट। ये ऑप्शन जो है इनके बी जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शंस बी इनके क्या है? करेक्ट आंसर है कि उनको जो है क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भैया कमिट किया गया है क्राइम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी हम देख लेते हैं कि द बेल ग्रांटेड टू ए पर्सन अप्रीहेंडिंग अरेस्ट इन कॉल। एक बंदा को जो है बेल ग्रांट कर दिया जाता है, अरेस्ट होने से पहले उनको बेल ग्रांट हो जाता है। क्या हो जाता है? बेल ग्रांट कर दिया जाता है। वो उसे क्या कहते हैं? इमीडिएट बेल, शॉर्टी बेल, एडवांस बेल या एंटीसिपेटरी बेल। तो ये क्वेश्चंस आपको आते होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, मुझे पूरा उम्मीद है। इनको बोलते हैं डी, ऑप्शन डी एंटीसिपेटरी बेल, और ये एंटीसिपेटरी बेल में आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मजेदार होने वाला है। 16 क्वेश्चन है। FIR स्टैंड फॉर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एज पर द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इफ एट the time of the registration FIR by the police it is the appear that crime was committed outside the jurisdictions that police station. Police after registration of such FIR should transfer the FIR to police station having jurisdiction. Such FIR made the first instance has been termed as। उसके लिए क्या यूज किया जाता है? तो पहली बात, अगर कोई पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शंस में नहीं आता वो, और उसके बाद भी जो है वो FIR दर्ज करवाता है, तो उस FIR को क्या कहते हैं? क्या पुलिस उस FIR को रजिस्टर कर सकती है या नहीं कर सकती है? एक और कंसेप्ट है कि भैया अगर एक बंदे ने क्राइम किया है, और आजकल जो है ऐसा बहुत चल रहा है, आप बहुत सारे मामले में देखेंगे कि एक आदमी के खिलाफ जो है वो कई जगह मुकदमे जो के FIR है वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो इस FIR को क्या कहा जाता है, इसके बारे में अभी ये क्वेश्चन जो है वो चल रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या कह रहा है इसका आंसर्स। इसके जो आंसर ऑप्शंस ए हैं वो प्रीलिमिनरी है FIR, B
बी 0 FIR और सी जो है वो डेली डायरी है, DDA नंबर या फिर डी इन्वेस्टिगेटरी FIR। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें जो है थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया आखिर क्या रहा है। लगभग ये DULLB 2010 में पूछे गए हैं। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट में आप देखेंगे कि इसमें जो है ये DULLB में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, और ये जो है इनका क्या होगा आंसर। तो इनका जो ऑप्शंस होने वाला है वो ऑप्शंस बी करेक्ट है। इसको बोलते हैं 0 FIR। क्या बोलते हैं? 0 FIR बोलते हैं। और इस तरह के जो लीगल क्वेश्चंस हैं यही आपको ड्यू में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहने वाला है। आप देखेंगे कि इस क्वेश्चंस में इसके आसपास जो भी क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि नियर बाई जो क्वेश्चंस रहते हैं, उनको भी आप देखें, उनको सॉल्व करें। ऐसे क्वेश्चंस ड्यू बहुत ज़्यादा ही पूछता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। अगला जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु लाई द बर्डन ऑफ प्रूफ वेयर देयर इज अ प्ली फॉर द सेल्फ डिफेंस। आप कहेंगे भैया सही बात है, आंसर तो इसका आ गया, मुझे पता है, लेकिन आप देखें क्वेश्चंस क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चंस आप देख लें, उसके बाद आंसर दें। ए प्रोसिक्यूशंस, बी कंप्लेंट, सी एक्यूज एंड डी स्टेट। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है सेल्फ डिफेंस में वो कौन करता है? तो सेल्फ डिफेंस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो एक्यूज देता है। कौन देगा? एक्यूज देगा, अपने सेल्फ डिफेंस में देगा कि भैया ना, हमने ये क्राइम कमिट नहीं किया है। ये BHU में पूछा गया है, DULLB में भी पूछा गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या होने वाला है। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्वाइटल रेफर टू, कई बार एक्वाइटल के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए। टेकिंग ए lenient व्यू कंसीडर द honest पास ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द accused, being cleared of the charge or accusations, being pronounced guilty of a charge or accusations, convictions for a lesser offense as part of a plea bargaining। क्या होता है? तो इक्वाइटल जो रेफर करता है, जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है तो क्रिमिनल केस में उस एक्यूज्ड को क्लियर कर दिया जाता है। किससे? उसके चार्ज से, जो उस पे चार्ज लगा हुआ है वो इक्वेशन से क्लियर कर दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे मैं 200 से 300 क्वेश्चन जो हैं आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करवाऊंगा। और जो हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है, पॉलिटी लीगल सब जो मिक्स करके चल रहा है वो कंटिन्यू चलता रहेगा और आता रहेगा। और कम से कम जो है 10 मॉक टेस्ट जो है, कंप्लीट 10 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन हु एम्प्लॉय ए लॉयर इज कॉल्ड, बड़ा प्लेंटिटिव क्लाइंट पार्टी। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो लॉयर के साथ होते हैं ना, आमतौर पे उनको, जो लॉयर के में होते हैं उनको आमतौर पे क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है क्लाइंट कहा जाता है। जो लॉयर के पास जाते हैं उनको क्लाइंट कहा जाता है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, आप इसका ध्यान रखें। इस वीडियो में जो है हमने आपको देखने के लिए कि आपको ऐसे क्वेश्चंस की ज़रूरत है या नहीं, आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन ठीक है या नहीं। मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही एडवांटेज होने वाला है, बहुत ही मतलब आपके एग्ज़ाम में जो है आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें और भी ग्रोथ आएगा। और ये इसीलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन लाए हैं। आप YouTube पे देखेंगे कि मॉक टेस्ट तो आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस वो 1-2 ही इस्तेमाल किए, लेकिन मैंने पूरा सीरीज ही ऐसे क्वेश्चंस का बनाया है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस अगर 10 आपसे पूछे जाते हैं तो 10 के 10 आपके 10 से 10 जो है वो पूरे के पूरे आपको इसमें कवर हो जाए। 10 के 10 क्वेश्चन जो ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो 10 के 10 आपके इसमें कवर हो जाए। तो
आपका जो है मतलब सिलेक्शन मतलब कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए, तो मैं फिर से आशा करता हूँ आपसे, यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। और इसी के साथ टेस्ट बेंच पे आपका वेलकम है। और मैं यहीं पे आपको इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। फिर नेक्स्ट वीडियो आप जल्दी ही आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।